हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 3 का भाग 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मादा में यौवनारंभ। तो देखिए, मादा में यौवनारंभ क्या होता है। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जो यौवनारंभ होता है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लड़कियों में लगभग 10 वर्ष की आयु में यह शुरू हो जाता है यौवनारंभ, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले उनके स्तनों या बच्चों में वृद्धि होती है। जैसे बच्च बोलते हैं, उन्हें स्तन भी बोलते हैं। ठीक है, स्तन या बच्च। तो उनमें क्या होता है, वृद्धि या विकास होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 12 से 13 वर्ष की आयु में उनमें अंडोत्सर्ग तथा जिसे हम रजोदर्शन बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, वह क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बच्चों में विकास होता है या वृद्धि होती है, जिन्हें हम स्तन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो जब यह प्रक्रिया होती है उस समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे अंडोत्सर्ग या आवृत चक्र या आत्रव चक्र या मासिक चक्र या फिर जिसे मासिक धर्म बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और उनके कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। जननांगों और स्तनों में विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जो श्रवण प्रदेश होता है वह फैलकर चौड़ा हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जब यौवन आरंभ शुरू हो जाता है उसके बाद जो फीमेल में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, वो हैं ये। तो इसमें लिखेंगे हम, हेडिंग डालो और लिखो, लड़कियों में लड़कों की तुलना में यौवन आरंभ जल्दी शुरू हो जाता है। लड़कियों में यह लगभग 10 वर्ष की आयु में शुरू होता है। सर्वप्रथम बच्चों में वृद्धि होती है और 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग तथा रजोदर्शन शुरू हो जाता है। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे नंबर 1, बाह्य जनन अंगों तथा बच्चों में विकास। नंबर अगला, अंडोत्सर्ग तथा आतर्व चक्र का प्रारंभ होना। नंबर अगला, श्रवण प्रदेश का फैलकर चौड़ा होना। नंबर अगला, कच्ची एवं जघन बालों का उगना। नंबर अगला, जांग चेहरे तथा नितंबों पर वसा का जमाव होना। ठीक है, ये सब हैं इनके परिवर्तन। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है युग्मक जनन। तो देखते हैं युग्मक जनन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, युग्मकों का जनन हो रहा है, मतलब निर्माण हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे, नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। क्या, नर के वृषण में नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन दोनों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। तो यही लिखना है हमें इसमें कि नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे शुक्राणु जनन, जिसे हम शुक्र जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसे शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे शुक्र जनन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, शुक्राणु तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उनका निर्माण होना क्या कहलाता है, हमारा शुक्र जनन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, जो मेल होते हैं उनके वृषण में, टेस्टिस में
शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जिनसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है हमारा शुक्र जनन। उसके बाद है हमारा शुक्राणुओं का हार्मोनल नियंत्रण। जो हमारे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण, ये क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? GnRH नामक एक हार्मोन होता है, उसे क्या करता है? रिलीज करता है। वो हार्मोन रिलीज होने के बाद क्या करता है? हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड होती है एक हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, उसे सूचना देता है वो। तो प्यूटिटरी ग्लैंड क्या करती है? LH और FSH दो हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? शुक्र जनन या हार्मोन नियंत्रण। शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण कहलाता है। देखते हैं कैसे करके कैसे होता है ये। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? GnRH नामक हार्मोन होता है, उसका क्या करता है? स्राव करता है। इसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड को सूचना देता है। प्यूटेटरी, ठीक है, प्यूटेटरी, ये इस नाम जो प्यूटेटरी होता है हमारा, इसको सूचना देता है। और जो हमारा प्यूटेटरी होता है वो क्या करता है? दो हार्मोन का स्राव करता है। एक होता है LH और एक होता है FSH। ये दो हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये LH है, वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस को सूचना देता है कि भाई हम आ गए हैं। ठीक है, मतलब कि हमारा निर्माण हो चुका है, अब हम आ गए हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो FSH होता है वो प्यूटिटरी ग्लैंड को क्या करता है? ग्रंथि क्या करता है? इसको सूचना देता है कि भाई अब हम आ गए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसकी सूचना यहाँ पे पहुँच जाती है। तो ये हार्मोन मतलब कि पहले जाएगी LH की हाइपोथैलेमस के पास, तो हाइपोथैलेमस बंद कर देगा GnRH हार्मोन को बनाना। ठीक है, वो बंद कर देगा क्योंकि ये यहाँ पे आ गए, जिसका काम था वो आ चुके हैं। ये इसको बंद कर देगा सूचना देना। ये तभी इसको सूचना दे देगा प्यूटिटरी ग्लैंड को कि भाई हम आ गए हैं, अब आप सूचना बार बार पे ना भेजिए। जैसे जब हमारी बॉडी में या पैर में कहीं भी कांटा लग जाता है, ठीक है, पैर में कांटा लगने के बाद क्या होता है? जब तक वह कांटा हमारे पैर में होगा तब तक लगातार सूचना हमारी ब्रेन को जाएगी, और ब्रेन हमारे कहाँ करेगा? हाथों को सूचना देगा कि जल्दी जाओ, पैर में कांटा लग चुका है, उसे निकालो उसे निकालो। वो लगातार क्या करता रहेगा? सूचना देता रहेगा जब तक निकालेंगे नहीं। अगर हम उसे निकाल देंगे तो वो पैर की जो केशिकाएँ होती हैं वो क्या करेंगी? कोशिकाएँ या केशिकाएँ वो हमारे ब्रेन को सूचना देंगी कि भाई अब जो कांटा था वो निकल चुका है, आप सूचनाओं को देना बंद कर दें। ठीक है, जब यह सूचना ब्रेन के पास पहुंचेगी, ब्रेन क्या करेगा? हाथों के पास पहुंचा देगा, भाई अब तुम रिलैक्स हो जाओ क्योंकि कांटा निकल चुका है, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करके ये क्या करते हैं? ये सूचना देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद है हमारा अगला शुक्राणु की संरचना।
तो देखते हैं शुक्राणु की संरचना कैसे होती है, शुक्राणु कैसा होता है। ठीक है, शुक्राणु के बारे में जानते हैं हम। जो हमारा शुक्राणु होता है पतला और लंबा होता है। ठीक है, जो पतला एवं लंबा होता है उसकी एक पूंछ होती है जिसके द्वारा वह क्या करता है, गति करता है, उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के बाद वो क्या करता है, गति करता है। इस जो हमारा शुक्राणु उसका है उसके 3 भाग होते हैं, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पूंछ भाग होता है, मतलब एक पूंछ होती है। ठीक है, तो यही सब हमें शुक्राणु की संरचना में लिखना है। ये तो उसका सिर होता है। ठीक है, उसके बाद ये उसका मध्य भाग होता है, उसके बाद ये उसकी पूंछ होती है। ठीक है, ये मान के चलो हमारा क्या है, शुक्राणु है। ठीक है, शुक्राणुओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, शुक्राणु को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो हमारा भाग होता है वो होता है एक्रोसोम, ये इसका सिर होता है और ये इसका मध्य भाग होता है। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, ये होती है हमारी शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में लिखेंगे, प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है। यह उत्तेजित होने पर अपनी पूंछ की सहायता से गति करता है। इसमें इसके 3 भाग होते हैं, पहला सिर, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पूंछ। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं इसके। तो सिर के ऊपर एक छोटी सी छेंचनुमा संरचना होती है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं या कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है अंडजनन। अंडजनन, तो अंडजनन क्या होता है, शुक्रजनन अभी हमने पढ़ा था जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता था, ऐसे ही अंडजनन है जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें लिखेंगे अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाणुओं के क्या निर्माण होने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक अंडाणुओं की संरचना या अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की संरचना में लिखेंगे, स्त्री का अंडाणु 0.1 mm, जो स्त्री का जो अंडाणु होता है वो 0.1 mm व्यास वाला होता है या व्यास का होता है। उसके बाद लिखेंगे अंडाणु का बड़ा आकार इससे संचित पीले से पीत के कारण होता है। जो अंडाणु का जो आकार बड़ा होता है उसके अंदर जो पीला सा भाग होता है उसके कारण होता है। फिर पीत में पोषण पदार्थ संचित रहते हैं। जो अंडा के अंदर जो पीला सा पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जो उसके अंडे के अंदर जो हमारा जो चूजे या फिर बच्चे का निर्माण होता है उसके लिए क्या होता है, पोषण होता है, वो पोषण का काम करता है। ठीक है, जो पीला पीला जो पदार्थ होता है वो।
तो सभी जंतुओं का परिपक्व अंडाणु सामान्य से कहीं अधिक बड़ा होता है। इसमें इतना लिखेंगे, ठीक है। जैसे समझो चित्र की सहायता से, जैसे हमारा ये अंडाणु है या एक अंडा है ये, ठीक है, ये एक अंडा है। तो व्यास का मतलब क्या होता है, इसके भीतर की गहराई, ठीक है, भीतर की गहराई क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। तो वह कितना है, 0.1 mm होता है। कितना होता है, 0.1 mm, इसका व्यास इतना होता है। और जो अंडे के अंदर एक पीला पीला पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अंडे का आकार में वृद्धि होती है, मतलब अंडे का आकार उसी के कारण बड़ा होता है। ये मान के चलो पीला पीला पदार्थ है, ठीक है, ये क्या है, पीला सा पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है, ये पोषक, इसमें पोषक तत्व संचित रहते हैं, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो हिट्टे रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, पीतक बोलते हैं, पीतक। तो इस पीतक में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो एक बच्चे के निर्माण के लिए या उसके पोषण के लिए उपयोग में आते हैं। तो ये होता है हमारे अंडाणु की संरचना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।